बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के बारे में। मैंने ये कहा था कि हम इस चैप्टर में ये प्रूव करने वाले हैं कि जो लाइट है ना ये वेव्स हैं, और लाइट को वेव्स प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट थे। एक इंटरफेरेंस के हवाले से था, एक डाइफ्रैक्शन था और एक पोलराइजेशन था। यंग वो पहला शख्स था जिसने 1801 में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि लाइट वाक़ियतन वेव्स हैं, और इस बात ने हाइजेंस की वेव थ्योरी को सपोर्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि हम इंटरफेरेंस कहते किसे। देखें, इंटरफेरेंस का लफ्ज़ी मतलब आप जानते हैं मुदाखलत। 2 लाइट की वेव्स का आपस में मुदाखलत शो करना, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना। और इंटरफेरेंस के जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो 2 तरह के हैं। आया कि 2 लाइट की वेव्स ने आपस में इंटरफेयर करके अपनी एनर्जी को, अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया, या दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। ज़ाहिर बात है मुदाखलत 2 तरह की है, या तो दोनों वेव्स मिलकर स्ट्रेंथनाइज हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, या कैंसल आउट हो जाएंगी। अगर तो दोनों वेव्स आपस में मिलकर एडअप हो जाती हैं तो इस इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लफ्ज़ कंस्ट्रक्टिव आया है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मीन 2 छोटी वेव से मिलकर एक नई वेव तामीर करती है। अगर तो ये दोनों वेव्स मिलकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें तो इस तरह की इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लफ्ज़ डिस्ट्रक्टिव आया है डिस्ट्रॉय से, और डिस्ट्रॉय मीन इनकाउंटर कर देना, ख़त्म कर देना। जब 2 लाइट की वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो 2 छोटी रोशनियाँ मिलकर एक बड़ी रोशनी बनाती हैं, जिसे हमें ब्राइटनेस मिलती है। उस ब्राइटनेस को हम नाम देते हैं मैक्सिमम। जब 2 रोशनियाँ आपस में मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो रोशनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है, डार्कनेस मिलती है, उसे हम नाम देते हैं मिनिमा। तो लो जी, 1801 में थॉमस यंग का वो एक्सपेरिमेंट जिसने लाइट की इंटरफेरेंस प्रूव करके हाइगन्स की वेव थ्योरी को सपोर्ट किया, ज़रा उसको देखते हैं। देखें, इस टाइम ये एक डायग्राम आपके सामने है। यहाँ से हमने एक लाइट ऑन की, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए लाइट का मोनोक्रोमैटिक होना बहुत ज़रूरी है। और लाइट मोनोक्रोमैटिक कौन सी होती हैं? जो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ पर मबनी होती हैं। मतलब अगर हम उन्हें प्रिज्म से गुजार भी दें तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस तरह एंटर होती है वैसे ही बाहर निकल आती है, वो फर्दर वेवलेंथ में टूटती नहीं। सोर्स है, लाइट आई, यहाँ पर हमने एक स्लिट रखी, उस स्लिट से जब लाइट बाहर आई तो आप देख सकते हैं आगे वाली दीवार पे मैंने 2 और स्लिट्स बना दी हैं जो इस वक्त इस बात को शो करती हैं। एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। यहाँ पर एक बात ये देखनी है, जब ये रोशनी इन दोनों स्लिट से बाहर आएगी तो ये दोनों कोहेरेंट होंगी। और कोहेरेंट के बारे में मैंने क्या कहा था कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, क्योंकि इन दोनों का जो सोर्स है वो सेम है। हमने एक ही लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो कोहेरेंट भी हैं। हम पहले कह चुके हैं कि डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए लाइट का मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट होना ज़रूरी है। सामने वाली स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस मिली, कहीं पर हमें मैक्सिमम मिला, कहीं पे मिनिमा मिला, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमम। मतलब कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है ये शो करती है कि लाइट वाक़ियतन वेव्स थी। इनके क्रस्ट भी थे, इनके ट्रफ भी थे। और जब क्रस्ट आपस से मिले, ट्रफ मिले, तो इन्होंने मिलकर ऐड होना है। 2 छोटे क्रस्ट मिलकर एक बड़ा क्रस्ट बना देते हैं, 2 छोटे ट्रफ मिलकर एक बड़ा ट्रफ बना देते हैं। और जब बात आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो क्रस्ट और ट्रफ जब टकराते हैं तो कैंसल आउट कर देते हैं। हम इसको ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं। मैक्सिमा, द ब्राइट फ्रिंज आर टर्म्ड एज मैक्सिमा एंड द डार्क फ्रिंज आर टर्म्ड एज मिनिमा। लो जी, उसी डायग्राम को हमने एक और शक्ल से सामने शो कर दिया, जिसे अब हम करना चाहते हैं एक्सप्लेन। देखिए बेटे, ये वो 2 स्लिट्स हैं जिसमें से एक का नाम S1 था, एक का नाम S2 था। और यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया है A और
बी का। ए और बी दो जो स्लिट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस है डी। लाइट पॉइंट ए से भी गई, लाइट पॉइंट बी से भी गई, दोनों इस पॉइंट पर इकट्ठी हुई। अब फैसला करना है ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुई या डिस्ट्रक्टिव हुई, यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिला या मिनिमा मिला। पॉइंट पी पर हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा ये डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बी से डी तक का, ये वाला पाथ डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस फैसला करेगा कि यहाँ पर जो होने वाली इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। बेटे एक बात याद रखें, जब ये पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा का तो हमेशा यहाँ पर जो इंटरफेरेंस मिलती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, और जब ये पार्ट डिफरेंस होता है λ/2 का तो हमें जो इंटरफेरेंस मिलती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। ये दो स्क्रीन्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लेंथ L के नाम से। ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और O से P तक का जो फासले से हमने नाम दिया हुआ है Y के नाम से। अब हम फैसला करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें जो इंटरफेरेंस मिलनी है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो मैं पहले कह चुका हूँ ये B से D तक का जो फ़र्क है जिसे हम नाम देते हैं पार्ट डिफरेंस, इसी पार्ट डिफरेंस में फैसला करना है। तो लो जी हम पहले बात करते हैं मैक्सिमा के लिए। और मैं कह चुका हूँ अगर हमें मैक्सिमा अचीव करना है तो वो जो B से D था ये फासला होना चाहिए लैम्डा। B से D तक का ये फासला हमें लैम्डा, M नंबर ऑफ रेंज हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है। तो B से D तक अगर हम निकालते हैं अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट से या राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, तो ज़रा देखिए मैं आपको B से D तक एक ट्रायंगल दिखाता हूँ। A, B और ये D, बेटे ये आपको दिखाई दे रही है एक ट्रायंगल। अगर मुझे इस ट्रायंगल से निकालना है साइन थीटा, और वो ट्रायंगल मैंने यहाँ अलग से शो की हुई है, ये देखिए। अगर मुझे इस ट्रायंगल से साइन थीटा चाहिए तो आप जानते हैं साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है क्या हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा तो ज़ाहिर बात है वो BD/AB होगा, और AB आप जानते हैं किसके इक्वल है D के, वो हमने यहाँ शो किया हुआ था कि A से B तक ये फासला क्या है D है। तो साइन थीटा बेसिकली बनेगा BD/D। जब हम D को ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा D साइन थीटा इज इक्वल टू BD। इसी BD के नीचे वो D था जिसे हम उठाकर ऊपर ले गए, वो D साइन थीटा हो गया। अगर हम BD रख चुके हैं कितना M लैम्डा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो वो बन जाएगा D साइन थीटा इज इक्वल टू M लैम्डा। सेम इसी तरह हम यहाँ आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से, यानी कि मिनिमा के हवाले से। वहाँ हमने BD रखा था M लैम्डा मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए हम रखते हैं M+1/2 इंटू लैम्डा। और D साइन थीटा तो हम ट्रायंगल से जानते हैं, तो मैक्सिमा के लिए D साइन थीटा इज इक्वल टू M लैम्डा यूज़ करेंगे, मिनिमा के लिए D साइन थीटा इज इक्वल टू M+1/2 इंटू लैम्डा हम यूज़ करेंगे। आगे आते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। जब यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेनी है, तो ब्राइट फ्रिंज का ताल्लुक पक्की बात है मैक्सिमा के साथ होगा, और अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो उसका ताल्लुक मिनिमा से होगा। अब आप ये ट्रायंगल देख कर ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा मेन डायग्राम पे ले जाता हूँ। ज़रा देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल और भी दिखाई दे रही है OC और ये B। हमारे पास ये एक ट्रायंगल और भी है, और ये वो ट्रायंगल है जो हमारे इस पॉइंट P यानी कि पोजीशन को शो कर रही है, मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन को शो कर रही है कि हमें यहाँ मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। अब इस ट्रायंगल में आप देख लें O से C तक हमारे पास लेंथ है, O से P तक हमारे पास Y है, और यही ट्रायंगल ये बेटे आप यहाँ ये देख सकते हैं। O से C हमारे पास लेंथ है, O से B हमारे पास ये Y है। इस ट्रायंगल से हम एक मरतबा फिर फाइंड करते हैं टेन थीटा। अगर हम यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो आप जानते हैं वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। अगर मैं इससे निकालता हूँ टेंजेंट थीटा तो वो ज़ाहिर बात है बन जाएगा y/L। आप देख सकते हैं ये निकाला टेंजेंट थीटा जो कि आप देख सकते हैं
वाई ओवर एल, राइट एंगल ट्राइंगल से ये निकाला टेंजेंट थीटा जो बनेगा ओ पी ओवर ओ सी, जो बनेगा हमारे पास वाई ओवर एल। देखें इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये आप चेक कर सकते हैं, आप 1 डिग्री रख कर देख लें, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जो वैल्यू साइन की 1 डिग्री पे आएगी, टेन की भी 1 डिग्री पे वही वैल्यू आएगी। इस तरह बाकी भी आप एंगल चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू साइन और टेन स्मॉल मैक्सिमम 10 डिग्री तक इनके आंसर तकरीबन सेम ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होता है। जब ये इक्वल हैं तो फिर मैं इस साइन थीटा को रिप्लेस करके ये टेन थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। यही फार्मूला यहाँ आया, साइन को रिप्लेस करके मैंने कहा टेंजेंट, और टेंजेंट मैं निकाल चुका हूँ वाई ओवर एल। जब हम इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे वाई ओवर एल तो फार्मूला ये बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास वाई आ गया, डेट इज़ द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और बिल्कुल इस तरह हम निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डार्क के लिए जब हमने डी साइन थीटा जो एम लैम्डा यूज़ किया था तो यहाँ पे वो फार्मूला m+1/2 इंटू लैम्डा। बाकी सारा मामला वही है, बस फ़र्क वही जो यहाँ पे m था ये हमारे पास m+1/2 हो गया, बिल्कुल वैसे ही जो हम यहाँ कर चुके थे अपने पहले वाले इस कॉन्सेप्ट में मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास फ्रिंज विड्थ, या उसे हम नाम देते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। दो मिनिमा के दरमियान फासला भी, या दो मैक्सिमा के दरमियान फासला भी, या पूरे एक मिनिमा या पूरे एक मैक्सिमा का जो फासला है, लेंथ है, उसे हम नाम देते हैं फ्रिंज विड्थ। 3 चीज़ें हैं, या तो ये एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक की लेंथ ले लो। अब एक मैक्सिमा यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फासला एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा तक का हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग होता है। या मिनिमा ले लो, ये एक मिनिमा यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक शुरू हो रहा है, या फिर पूरा मिनिमा ले लो, या फिर पूरा मैक्सिमा ले लो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या 2 डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग। अब आपकी अपनी मर्जी है, 2 मैक्सिमा के दरमियान फासला निकाल लें या 2 मिनिमा के दरमियान फासला निकाल लें, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 2 मैक्सिमा कर ली इस लेंथ। जो पहला मैक्सिमा होता है उसे हम m से लेते हैं और हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाल चुके हैं, m लैम्डा एल ओवर डी होता है। तो हमने वही फार्मूला जान लिया, m लैम्डा एल, पहला मैक्सिमा। जब हम दूसरे मैक्सिमा की बात करते हैं तो हम m+1 कर देते, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m+1 कर देंगे। तो हमें इन दोनों के दरमियान निकालना है फासला, तो हम इन दोनों का ले लेंगे क्या जी, डिफरेंस। डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई m+1 माइनस वाई, ये 2 फार्मूले जो ये आपको नज़र आ रहे हैं। जब हम इनको खोलते हैं तो हमारे पास आंसर आता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। बेटे यहाँ पर एक बात अब और तलब है, आप देख सकते हैं डेल्टा वाई वेवलेंथ के डायरेक्ट है, दोनों जो स्क्रीन्स हैं उनके दरमियान जो फासला है उस लेंथ के डायरेक्ट है, और जो 2 स्लिट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है उसके इन्वर्स है। इससे ये ज़ाहिर होता है, अगर मैं एक ऐसी लाइट यूज़ करता हूँ जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब रेड यूज़ कर लेते हैं, रेड चूँकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसके डेल्टा वाई भी ज़्यादा होगा, फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगा, मैक्सिमा मिनिमा दूर दूर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ब्लू लाइट यूज़ करता हूँ तो ज़ाहिर बात है उसकी वेवलेंथ कम है, जब उसकी वेवलेंथ कम है तो डेल्टा वाई भी कम हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा करीब करीब आ जाएंगे। तो इस तरह अगर मैं 2 स्क्रीनें दूर दूर कर देता हूँ, लेंथ बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास डेल्टा वाई भी बढ़ जाएगा। अगर मैं स्लिट्स को दूर कर देता हूँ तो डेल्टा वाई कम हो जाएगा, स्लिट्स को करीब कर तो डेल्टा वाई बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो बेटे यह इसी तरह जैसे 2 पहले मैक्सिमा हल किए तो नेक्स्ट मैक्सिमा हल कर दें तो हमारे पास आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो वही है जो मैंने रेड और ब्लू के बारे में बोला, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लू लाइट का जिक्र है, ये ब्लू लाइट, और ऐसे यहाँ पर आपको रेड लाइट का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देगा, ये रेड लाइट, ये यहाँ मेरा कर्सर आप देख सकते हैं। तो ये MCQs है, सोडियम क्लोराइड को जब हम जलाते हैं तो हमें जो लाइट मिलती है वो प्योर येलो लाइट मिलती है, वो येलो लाइट मिक्सचर नहीं होती रेड और ग्रीन का। इसका जिक्र मैं पिछले लेक्चर में भी कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह हम बेटा इससे आगे चलेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर।